जय हिंद। पिछले कलांशों में हमने हिमालय पर्वत के बारे में चर्चा कर ली थी और आज हम चर्चा करेंगे उत्तर के मैदान। ठीक है, उत्तर के विशाल मैदान की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है आज का उत्तर का मैदान। देखो, इस मैदानी प्रदेश का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के कारण हुआ है। ठीक है, नदी क्या करती है, अपने साथ कुछ घात लेकर आती है जिसमें मिट्टी, कंकर, ठीक है, इत्यादि चीजें होती है जो कि बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। उन अवसादों से इस मैदान का निर्माण हुआ है। यह विश्व के सबसे बड़े विस्तृत जलोढ़ मैदान है। जलोढ़ का मतलब ही होता है अवसाद लाई हुई मिट्टी। ठीक है, अगला क्या है, ये भारत के नवीनतम प्रदेश है। ठीक है, नवीनतम मतलब नए प्रदेश है। और इस अत्यधिक उपजाऊ मैदान का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है तथा यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी जो चौड़ाई है। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई कितनी है, 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक है। और ये कितनी गाद लेकर आया है, कितनी गहराई तक इसकी गाद है, तो ये अवसाद 2000 मीटर तक इसका अवसाद जमा होता है। ठीक है, और इधर बात कर लें तो ये पश्चिम में क्या होती है, इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा होगी, 480 किलोमीटर होगी। और पूर्व में जाते जाते इसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है, 150 मीटर हो जाती है। तो आगे हम चर्चा करते हैं। तो इनकी विशेषता हम देख लेते हैं। ये प्रदेश 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक विस्तृत है। पूछा जा सकता है ये कितने किलोमीटर तक इसका फैलाव है। दूसरा क्या है, इस मैदान प्रदेश की चौड़ाई कितनी है, मैंने आपको बता दिया था, 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक है। और इस मैदान में जलोढ़ जो अवसाद है उसका जमाव कितना है, 2000 मीटर तक होता है। ठीक है, और ये समतल मैदान की तरह है, इसका मतलब इसमें ढाल नहीं है। देखो, जो मैदान है ना, मैदान क्या होता है, एकदम समतल जगह होती है। पर्वत क्या होता है, एक तरह से तिकोना होता है। लेकिन मैदान क्या होता है, समतल जगह है, मतलब इसमें ढाल नहीं होती है। आगे हम देखते हैं। उत्तर का जो विशाल मैदान है इसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। एक तो है राजस्थान का मैदान, दूसरा है सतलज का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान के मैदान से। देखो, राजस्थान का मैदान, देखो राजस्थान का जो मैदान है ना, ये अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित है। देखो, ये अरावली पर्वतमाला है ना, ठीक है, इसके पश्चिम में आपको राजस्थान का मैदान मिलेगा। इन मैदानों की मुख्य नदी कौन सी है, लूनी नदी है। ठीक है, अरावली से एक नदी निकलती है, ठीक है, अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, थोड़ा सा और डिटेल में देख लेना, लूनी नदी निकलती है। ठीक है, यहाँ अर्ध शुष्क तथा शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। देखो, अरावली जो पर्वतमाला है ना, अरावली पर्वतमाला और ये बीच में एक 25 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा निकलती है। ठीक है ना, तो 25 सेंटीमीटर सम वर्षा तथा अरावली के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, अर्धशुष्क। और 25 सेंटीमीटर के पश्चिम में जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, शुष्क कहलाता है। ठीक है, अपन इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे बाद में। इस मैदानी क्षेत्र में बहुत सारी लवणीय झील स्थित होती है और वर्षा के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक तो राजस्थान बांगर और दूसरा है मरुस्थली। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आता है राजस्थानी बांगर। देखो, इसमें क्या है, ये भाग अरावली पर्वतमाला तथा 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा के बीच में स्थित होता है। ठीक है, इस क्षेत्र में लगभग 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और ये अर्ध शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। देखो, इसको डिटेल में समझ लेते हैं एक चित्र के द्वारा। देखो, ये है हमारी अरावली पर्वतमाला। ठीक है, और ये है 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा। ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला और 50 सेंटीमीटर सम रेखा के बीच में जो क्षेत्र होता है वो कौन सा है, अर्ध शुष्क क्षेत्र कहलाता है। जहां पर वर्षा कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, राजस्थानी बांगर। ठीक है, और मरुस्थली के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि 25 सेंटीमीटर जो रेखा है, ठीक है, उसके पश्चिम में जो एरिया होता है वो सारा शुष्क होगा और वहां पर वर्षा कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर से कम होती है। उसको अपन क्या बोलते हैं, मरुस्थली बोलते हैं। तो ये भी अपन लाइनें इसके अंदर देख लेते हैं। दूसरा देखो, मरुस्थली, ये क्षेत्र 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, यहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, अतः यह मरुस्थली परिस्थितियां यहाँ पर पाई जाती है। मरुस्थलीकरण ज्यादा पाया जाता है, जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, यहाँ पर सबसे ज्यादा मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा। तो इस चित्र से आप दोनों ही समझ गए। अब आगे चलते हैं अपन। अगला है सतलज के मैदान। देखो, सतलज एक नदी है, ठीक है, उसके मैदानों की हम चर्चा करते हैं। पहले समझते हैं। देखो, सतलज का जो मैदान है,
ठीक है। ये मैदान का निर्माण रावी, व्यास तथा सतलज नदी के द्वारा हुआ है। कौन सी नदी है? रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, रावी, व्यास और सतलज नदी के कारण हुआ है। ये मैदान मुख्य रूप से पंजाब हरियाणा के बीच में स्थित है। ठीक है, पूछा जा सकता है ये कहाँ पर स्थित है? पंजाब और हरियाणा के बीच में स्थित है। इस मैदानी प्रदेश में द्वाब पाए जाते हैं, जिन्हें बारी या बिस्त कहा जाता है। देखो द्वाब क्या होता है? द्वाब होता है दो नदियों के बीच का भाग। ठीक है, जहाँ पर उपजाऊ मैदान होता है। ठीक है, उपजाऊ जो जमीन होती है दो नदियों के बीच में, उसको अपन द्वाब कहते हैं। जैसे पंजाब है तो पंजाब के अंदर 5 नदियों का वहां से निकलती है। ठीक है, 5 जो नदियां वहां पर आके मिलती है, इसलिए उसको पंजाब कहते हैं। अब देखो एग्जाम में अपन को क्या पूछा जा सकता है कि रावी और व्यास के बीच में कौन सा द्वाब होगा? तो रावी और व्यास के बीच में बारी। ठीक है, और व्यास और सतलज के बीच में बिस्त। ठीक है, सतलज नदी और घग्गर नदी के बीच में मालवा का मैदान, और घग्गर और यमुना के बीच में हरियाणा भिवानी पांगर पाया जाता है। ठीक है, आगे हम डिटेल में देख लेते हैं। तो है सतलज के मैदान, इसका विवरण देखो। देखो सतलज तथा घग्गर नदी, इसके बीच में मालवा के मैदान, ठीक है, आपको मिलेंगे। देखो इस चित्र को वापस देखिए, सतलज और घग्गर के बीच में मालवा का मैदान हो गया। दूसरा क्या है? घग्गर तथा यमुना के बीच में हरियाणा भिवानी पांगर पाई जाती है। ये देखो, ठीक है, घग्गर और यमुना के बीच में हरियाणा भिवानी बांगर आपको मिलेगा। और इनमें सबसे ज्यादा उत्पादकता पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर कृषि वगैरह सबसे ज्यादा मात्रा में की जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं गंगा के मैदान के बारे में। देखो गंगा का जो मैदान है, तो उसको यूपी के अंदर क्या कहते हैं, बिहार के अंदर क्या कहते हैं, वेस्ट बंगाल में क्या कहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है यूपी। तो यूपी के वेस्ट में, वेस्ट का मतलब पश्चिम, यूपी के पश्चिम में इसको रोहिलखंड के नाम से जाना जाता है। और यूपी के ईस्ट में, ठीक है, या लखनऊ वाले साइड में इसको अवध नाम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार के उत्तर में इसको मिथिला नाम से जानते हैं, और बिहार के साउथ में इसको मगध नाम से जाना जाता है। और बात कर लेते हैं कि कोसी नदी, ठीक है, कोसी नदी और महानंदा के बीच में जो गंगा का मैदान है उसको बारिंद नाम से जाना जाता है। तथा दामोदर नदी तथा स्वर्ण रेखा के बीच में जो, ठीक है, गंगा का मैदान है उसे रार नाम से जानते हैं। तो ये थोड़ी सी एक जानकारी थी। और गंगा का मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? गंगा और इसकी सहायक नदियों के द्वारा होता है। और ये कहाँ से कहाँ की ओर बहती है? तो ये आपके सामने एक मैप है, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो ये नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट की तरफ ये बहती है। तो ये थोड़ा सा आप देख लेंगे, ठीक है। अब ये इसी का डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है। इस मैदान का निर्माण गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है, पता है आपको। इसका जो ढाल है वो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ होता है। ये मैदान मुख्य रूप से यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये मैंने आपको बता दिया। और इसके प्रादेशिक नाम कौन कौन से हैं वो मैंने आपके चित्र में सारे के सारे बता दिए। तो आप वो होल्ड करके वीडियो को पीछे लेकर आप देख सकते हो, ठीक है। और ये सबसे विस्तृत, सबसे बड़े मैदान है, और यहाँ पर उत्पादन सबसे अधिक आपको मिलेगा, ठीक है। आगे हम चर्चा करते हैं ब्रह्मपुत्र के मैदान। देखो ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है ना, वो ब्रह्मपुत्र, ठीक है, और उनकी सहायक नदियां, उनसे इसका निर्माण हुआ है। और बात कर ले ये कहाँ से कहाँ की ओर बहती है, तो ये नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट की तरफ इसका बहाव होता है, ठीक है। ये मैदान मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? असम के अंदर अंदर स्थित है। और ये संकरे मैदान है। संकरे मतलब है छोटे छोटे मैदान है, ठीक है। इनके मैदान ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, संकरे होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा चावल तथा पटसन, पटसन को बोलते हैं जूट, इनकी खेती की जाती है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र मैदान आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं अन्य द्वाब। देखो द्वाब क्या होता है? दो नदियों के बीच में वो जगह जो सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, द्वाब कहलाता है। तो बात कर लेते हैं कौन कौन सी नदियां है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ठीक है। इनमें हम बात कर लेते हैं। सिंधु और झेलम के बीच में जो द्वाब है उसको अपन सिंधु सागर द्वाब कहते हैं, ठीक है। झेलम और चिनाब के बीच में जो द्वाब है उसको छाछ नाम से जाना जाता है। चिनाब और रावी के बीच में रेचना नाम से, और रावी और व्यास के बीच में बारी नाम से, और व्यास और सतलज के बीच में इसको बिस्त द्वाब के नाम से जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है।
तो दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगला हमारा टॉपिक रहेगा संरचना के आधार पर मैदानों का विभाजन। ठीक है, इसको हम डिटेल से अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में।